मैं हूं समीर अब्बास और बहुत हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत हद तक सामने आ चुके हैं और ये कहीं ना कहीं 2019 से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और सेमीफाइनल की जंग फिलहाल कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। इतने बुरे नतीजे हो सकते हैं इसका अंदाजा शायद बीजेपी को भी नहीं था। कुल मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का सूपड़ा साफ हो गया है, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी। वो स्टेट जहां पर कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था, लेकिन वहां पर इतनी तगड़ी मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में हालांकि पेंच अभी भी फंसा हुआ है और यह अपने आप में बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि अभी भी मध्य प्रदेश की तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है। 230 सीटों के जो नतीजे हैं उसमें अभी भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है और कोई भी पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा है 116 का, उसको टच नहीं कर पाई है। हालांकि सुबह से लगातार हम देख रहे हैं, कई बार ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी रुझानों के मुताबिक, लेकिन उसके बाद पार्टी फिर पीछे गई और अब 111 पर अटक गई है और 109 पर आकर सुई अटकी हुई है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, जो कुल मिलाकर यह कहा जा रहा था कि 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ, वो तगड़ा असर दिखाएगी इस बार। वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान का दमखम अभी भी थोड़ा बरकरार नजर आ रहा है क्योंकि बहुत पीछे वो नहीं गए हैं कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी को शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव पांडे साहब मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, यासिर जिलानी आरएसएस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, वो हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आनंदो भक्तो मौजूद हैं जो कि मध्य प्रदेश में इस बार मध्य प्रदेश पर खासी नजर रख रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सलमान निजामी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने राजस्थान तक गए थे और राजस्थान में इन्होंने काफी वक्त बिताया था। तो इन तमाम खास मेहमानों का पैनल है और कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब चंद पलों में इस डिबेट को ज्वाइन करने वाले हैं और रईस शेख समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। राजीव पांडे, ऐसी दुर्दशा की उम्मीद की थी क्या? आशंका थी क्या ऐसी कि ऐसा भी हो सकता है? छत्तीसगढ़ जहां रमन सिंह का सिक्का चल रहा था 15 साल से, वहां पर सुपड़ा ही साफ हो गया बीजेपी का, इतनी नाराजगी थी। देखिए समीर जी, चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ गंवा दी है, राजस्थान में भी बीजेपी हार गई है। इस पर इंट्रोस्पेक्शन होगा, क्या कारण थे इसके। 15 साल तक वही रमन सिंह जी की सरकार को लोगों का प्रतिसाद मिला था। हाँ। इस बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया। अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें राजस्थान में भी या मध्य प्रदेश में भी, तो आप देखेंगे कि बीजेपी वोट के मामलों में अभी भी कांग्रेस से आगे है। और जहां तक सीट है मध्य प्रदेश में अभी भी चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे है इस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता, सारे सीट्स के नतीजे नहीं डिक्लेयर हुए हैं। हाँ। जहां तक बात है राजस्थान की, वहां भी वोट का परसेंटेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है मेरे हिसाब से। 600 वोट से, जो मैंने लास्ट जो ईसी के रिकॉर्ड्स थे, 600 वोट से बीजेपी आगे थी। क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह हार का? कुल मिलाकर कांग्रेस वाले मोड में जाना पड़ा है ना आपको, वोट परसेंटेज आप देखने लगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, हार को जीत में बताने वाला बयान हम इसे माने ना, जैसा कांग्रेस पार्टी को अक्सर देना पड़ा है, पड़ता है, वो बीजेपी को देना पड़ रहा है। दोनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया है कंक्लूसिवली। हम सत्ता से बाहर हुए हैं। हाँ। अब इस क्या कारण है इसके पीछे विवेचना होगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई कि जो पिछले बार कांग्रेस की हुई थी राजस्थान में कि 30 सीट से नीचे आ गए, हाँ। बीजेपी 160 से ऊपर थी, भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में केवल 10-12 सीटों का फासला है राजस्थान में। एमपी में हो सकता है कि एक सीट वो या हम आगे पीछे रहेंगे। छत्तीसगढ़ नहीं है, कांग्रेस 100 क्रॉस कर रही है, बीजेपी के खाते में 73 सीटें जाती हुई नजर आ रही। फाइनली नहीं है ये, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन वो 10-12 का नहीं अंतर है। छत्तीसगढ़ में
जो स्थिति हुई है वो हम हारे हैं, कंक्लूसिवली हारे हैं। और मेरा यह कहना है कि स्टेट का इलेक्शन है, 15 साल का इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, हम चुनाव हारे हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसकी विवेचना होगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर थे, अगर आप एनालिसिस देखेंगे कि जो लोग एग्रेसिवली आकर के वोट करते थे वो घर पे बैठे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और जो पोलस्टर्स है उनके लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो हमारे वोटर्स थे भारतीय जनता पार्टी, वो एग्रेसिवली बाहर नहीं आए। अब इसके पीछे भी क्या कारण है, इसके पीछे भी ठीक है। आनंदो, आपने काफी वक्त मध्य प्रदेश में गुजारा, इस बार वहां के लोगों के मन में क्या चल रहा है, किस पार्टी की तरफ झुकाव है, इसको समझने की कोशिश की। किसानों की नाराजगी, क्या यह सबसे बड़ा मुद्दा मानी जा सकती है जो आज शिवराज सिंह चौहान की यह हालत हो गई? जी बिल्कुल, किसानों की समस्या जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी थी और इसके दो खास वजह थे। पहला तो कि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पा रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ये बताती फिरी कि उन्होंने भावांतर योजनाएं लाई हैं जिनके तहत उन्हें कॉम्पनसेशन मिल रहा है। लेकिन जब आप किसानों से मिलेंगे, मालवा में जाएंगे, निमाड़ में जाएंगे या दूसरी जगहों में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि जो भावांतर स्कीम था वो एक टाइम सेंसिटिव स्कीम था, यानी कि अगर एक किसान भावांतर पीरियड के अंतर्गत अपना फसल बेचता है तभी उसे कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन जो गरीब किसान है वो अपने फसल को, क्रॉप को होल्ड नहीं कर सकता, तो वो पहले ही बेच देता है क्रॉप्स और इस वजह से उसे जो स्कीम है उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। और अगर आप आंकड़ों को देखें तो मध्य प्रदेश में आप पाएंगे कि हर 5 घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। इसके अलावा जो शेड्यूल्ड कास्ट के किसान हैं उनमें जो बड़े किसान थे उनमें से 36% छटक करके बड़े किसान के ब्रैकेट से निकल करके वो लोअर ब्रैकेट में पहुंच गए। इसी तरह शेड्यूल्ड ट्राइब के किसान 26% उनका रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आया। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। और इसके अलावा एक बहुत ज्यादा गुस्सा जो किसानों में बीजेपी के खिलाफ था, उसका कारण था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऐसे तो शिवराज सरकार ने इसे बहुत ज्यादा बेचने की कोशिश की, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो किसानों से अगर आप पूछे तो वो इसे एक स्कैम मानते हैं। और इसका ये 3 कारण बताते हैं। पहला तो ये कि ये जो बीमा है ये वॉलंटरी नहीं है, ये उन पे थोपा गया है। और दूसरा, इसका प्रीमियम काफी अनअफोर्डेबल है। जैसे कि अगर कोई किसान कपास की 10 एकड़ की जमीन पर खेती कर रहा है तो उसे एक फसल पे 6 से 8 हजार रुपया प्रीमियम देना पड़ रहा है, यानी कि साल में 15,000 लगभग प्रीमियम, जो उनके लिए अनअफोर्डेबल है। और सबसे ज्यादा गुस्सा जिस वजह से किसान इस स्कीम को एक स्कैम मानते हैं वो ये है कि भले ही वो इंडिविजुअली प्रीमियम भर रहे हैं लेकिन किसानों को बेनिफिट तभी मिलेगा जब पूरे क्षेत्र का फसल खराब हो। अगर इंडिविजुअली किसी का फसल खराब होता है तो उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसका परिणाम, ठीक है, किसानों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं, मीम अफजल साहब, ठीक है, किसानों की आप कह रहे नाराजगी है। मंदसौर का जहां 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका रिजल्ट देख लीजिए आप देखिए, ऐसा है टीवी में बिल्कुल फेल है कि मंदसौर में जहां कांग्रेस ने वहां पर फैक्टर है, आप कह रहे हैं उसका ज्यादा असर नहीं हुआ है किसानों की नाराजगी। ठीक है, मीम अफजल साहब, ठीक है, मीम अफजल साहब, इलेक्शन है, आप 4 मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। मीम अफजल साहब, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को आपको मुबारकबाद, राजस्थान आप जीत गए, छत्तीसगढ़ में जबरदस्त विक्ट्री हुई है और आज ही राहुल गांधी को अध्यक्ष बने हुए 1 साल पूरा हुआ है। और जिस तरह के हमले बीजेपी ने उनके ऊपर किए कि भाई राहुल गांधी डुबाने में लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी को, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको लगता है आज के जो रिजल्ट आए, हालांकि मध्य प्रदेश में मामला फंसा हुआ है, लेकिन आज का जो रिजल्ट आया है वो उन तमाम बयानबाजियों को बोलती बंद करने वाला है क्या बीजेपी की? और अब इस तरह के हमले नहीं हो पाएंगे राहुल गांधी पर, आपको लगता है? नहीं, हमले तो बराबर होंगे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की शैली में है। और भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी हो गई है कि परफॉर्म करो या ना करो, कांग्रेस को गाली दो, उससे आपको वोट मिल जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा वोट मिल गया है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 0 हो गई है। यहाँ पर जो वोट मिले वो शायद वो अभी भी यही समझ रहे हैं। और अच्छा है, हम चाहते हैं कि उनकी गलतफहमी रहे कि वे समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, देखिए ये वो पार्टी है जिसने कहा था कि कांग्रेस को मुक्त कर देंगे भारत से, यानी कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो बनाएंगे। और आपने देखा कि अभी आते आते 3-4 साल के अंदर ये हाल हो गया
कि प्रधानमंत्री ने अभी इन 5 स्टेट्स के चुनाव के अंदर जहां जहां भी वो गए हैं, उनकी तकरीर को एनालिसिस किसी मीडिया हाउस ने किया है। उन्होंने बताया कि 70% तकरीर का हिस्सा जो है कांग्रेस और राहुल गांधी को बुरा भला कहने में, गाली देने में, उनको क्रिटिसाइज करने में उनका गया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया, उसमें वो बाकी नेहरू गांधी परिवार का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। ट्वीट किया राहुल गांधी, बात की जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी या खुशफहमी है कि कांग्रेस की जो जो नाम है उसको गाली देने से ही देश के आवाम खुश हो जाएंगे। परफॉर्म करो या ना करो, वादे करो या ना करो। दूसरी मैं अहम बात जो बताना चाहता हूं, आपका चैनल चूंकि बहुत ही एक नेशनल चैनल है, सब जगह जाता है और बहुत बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट की लीडरशिप और स्टेट के इश्यूज के ऊपर चुनाव लड़ा गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार पहले ही मान ली थी। मैं छत्तीसगढ़ में 16 दिन रहा हूं, उसके अलावा मैं तेलंगाना में भी रहा हूं। एक खास बात जो नजर आती है वो ये नजर आई कि पहले हर स्टेट के चुनाव के अंदर मोदी जी की तस्वीर बहुत बड़ी हुआ करती थी और मेन जो एक कहना चाहिए चुनाव का जो एक सिंबल होता था वो मोदी जी की तस्वीर हुआ करती थी। लेकिन इस चुनाव में जब हम गए तो हमने देखा कि रमन सिंह की तस्वीर 95%, 5% उसके साइज की तस्वीर मोदी जी की। इसी तरह वसुंधरा की 95% और मोदी जी की 5%, और इसी तरह शिवराज सिंह की भी। गोया भारतीय जनता पार्टी ने ये पहले ही मान लिया था कि वो इन स्टेट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और मुझे मोदी जी को इस कैंपेन से निकाल लो तो ज्यादा अच्छा है। यही वजह है कि उन्होंने राहुल गांधी जी के मुकाबले में आधी मीटिंग्स की। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। मैं ये समझता हूं कि चल चलाव है। सुबह को मैंने सबसे पहला बाइट दिया था ANI को, तो मुझसे कहा था एक मुख्तसर कमेंट बताइए क्या करना है। तो मैंने उनको कहा था कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो ये पूरे देश को एक मैसेज है। लेकिन मध्य प्रदेश में मामला फंस गया है, कांग्रेस आ रही है। और मध्य प्रदेश में मामला फंस गया है, वहां पर क्या BSP और SP का साथ लेकर आप सरकार बनाएंगे, ऐसी कोशिशें चल रही हैं क्या? क्योंकि वहां तो पेच फंस गया, बराबरी पर आ गया मामला। देखिए, कोशिश की मैं आपको बताऊं, कोशिश का मामला ही नहीं है। पहली बात तो ये कि जो हमारे अजीत सिंह जी की पार्टी है, उन्होंने अपने MLA के लिए लिखकर पहले से ही दे दिया है। दूसरी अहम बात मैं ये आपको बता दूं कि बहन मायावती जी ने कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। उसके अलावा इन्होंने भी कह दिया है, समाजवादी ने भी, कि हम किसी भी हालत में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो मैं समझता हूं सरकार तो बन गई, कहीं कोई मामला नहीं फंसा हुआ है। मैं एक सवाल नीमफजल जी से पूछना चाहता हूं। मैं अपनी बात दूसरी मुकम्मल कर दूं, उसके बाद आप सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं ये बताना चाहता था कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हुआ है। गोया इसके अंदर सेंटर का कोई लेना नहीं, 19 के चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको अभी कुछ इश्यूज बताता हूं। राहुल गांधी को मुझे इन 7 या 6 राहुल के बारे में बता दें। क्रेडिट देंगे या नहीं देंगे? सिंपल सवाल। छत्तीसगढ़ में देखिए कोई चेहरा नहीं था कांग्रेस पार्टी के पास, राहुल गांधी के बावजूद भी जीत के आई। अब जगह कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी के सिर चेहरा बांध रही है। क्या आप क्रेडिट देंगे कि इस जीत में बहुत बड़ा हाथ राहुल गांधी का है? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको मैं आपको बताऊं, मुबारकबाद दूंगा छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए, हमारे सुन लीजिए, आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं जी। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा क्योंकि हमें कहा गया है कि ये जो चुनाव है आते जाते रहते हैं, कभी आप जीतते हैं, कभी हम जीतते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस अचानक से आते हैं सोसाइटी के अंदर। लेकिन जिस तरीके से मैं सुबह 6 बजे से चैनल पे हूं लगातार, और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े बड़े अहंकार उनके अंदर भर गया है, और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, मुझे हैरानी करती है कि 12-1 बजे तक एक प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो कह रहे थे कि वो जो RSS का प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश,
उसको देखिए हम क्या करते हैं, और भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई। और शाम होते होते यह हालत हो गई है कि इन्हीं के एक प्रवक्ता कहते हैं कि हमारे जो जुगाड़ तंत्र के सबसे बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, अब वही जुगाड़ से सरकार बनाएंगे। इनकी सुन लीजिए, देखिए मैंने जो बात मेरा जो नहीं, तो इस बात का डर है कि भाई आरएसएस की जो शाखाएं हैं वो सरकारी दफ्तरों में बंद होने वाली मध्य प्रदेश में। सरकारी दफ्तरों में आप यकीन मानिए कि कांग्रेस 10 बार भी जन्म लेगी तब भी बंद नहीं कर सकती। तो आसार तो लग रहे हैं, बता रहा हूं। देखिए कांग्रेस 112 जाएंगे, कांग्रेस 112 4 सीटें चाहिए, एसपी बीएसपी तैयार है, तो सरकार तो बनने जा रही है ना साहब। अगर ये बदलाव होता जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री की एग्जिट पोल में बातें हो रही चलिए, लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है, देखिए कि मध्य प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है, लेकिन सरकार तो बनने जा रही है ना कांग्रेस पार्टी की, ये मानेंगे ना। आंकड़ा नहीं पार कर नहीं, राजस्थान में कह रहा हूं, देखिए जहां हार हुई है वो उसको एक्सेप्ट नहीं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में भी ऑलमोस्ट जो वहां की पब्लिक है उसने मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट किया है। उसका नतीजा आ रहा है सामने। नहीं तो इतनी 15 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का रोना, और अभी देखिए उसके बाद भी कोई बहुत बड़ी हार की तरफ भाजपा नहीं बढ़ रही। एक चीज मैं और बताऊं कि अभी आप जब से बहुत बड़ी हार नहीं है ये, बहुत बड़ी हार कैसे, अगर बहुत बड़ी हार नहीं है, कैसे हार? छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, राजस्थान में आपकी सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राजस्थान का 3-0 से आप ये मुकाबला हार गए, आप कह रहे हैं बड़ी हार नहीं। अरे आप बड़े पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं राजस्थान हर 5 साल के बाद दूसरे दल की वहां सरकार बनती है। मतलब आप तैयार बताइए आप। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि पिछले 3 दिन से जब एग्जिट पोल आया हुआ है, किसी भी कांग्रेसी नेता, किसी भी जो दूसरे दल के लोग हैं, उनको ईवीएम का रोना वो भूल गए कि ईवीएम में ये गड़बड़ी, ईवीएम में वो गड़बड़ी। राहुल गांधी साहब ने तो ईवीएम को लेकर ट्वीट किया था। अब क्या उन्हें सब कुछ सही लग रहा है? अब ये चुनाव उनके पक्ष में जा रहा है तो ईवीएम बहुत अच्छी मशीन। ठीक है। अमीर अदर जैदी साहब, संजय राउत ने यह कहा, शिवसेना ने यह कहा कि राहुल गांधी को 2014 वाला नेता न समझे बीजेपी। अब ये 2019 से पहले जो सेमीफाइनल के नतीजे आए हैं, बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी से। अब क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी का कद इस जीत के बाद कितना बड़ा हो गया? देखिए, क्या बड़ी चुनौती देने में सक्षम अब होंगे राहुल गांधी 2019 में बीजेपी को? सीधा सवाल। देखिए समीर भाई, अली बाबा 40 चोरों पर हावी तो पड़ा। हाँ, अली बाबा तो बताया था ना बीजेपी ने कि अली बाबा हैं। हाँ, तो 40 चोरों पर तो भारी पड़े यार, हमेशा अली बाबा ही भारी पड़ता है। मसला ये नहीं है, गाय को मुद्दा बनाओगे हाँ, तो गाय गोबर ही देगी। किसान को और किसानों के बेटों को मुद्दा बनाते ना तो सत्ता भोगते। तो ये सोचना पड़ेगा कि इन 5 राज्यों में एक चीज और है, ग्रामीण के अंदर कुछ और वोट है और शहरी क्षेत्र का कुछ अलग मसला है। जी। और कांग्रेस को भी इस पे थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ। गाय गोबर गोत्र की राजनीति वहां नहीं चली, वहां किसान की, मजदूर की, किसानों के बेटों की, लघु उद्योग की और जो व्यापारी वर्ग है उसकी राजनीति। वो चाहते हैं कि देश के मुद्दे जुड़े हुए ही है, देश इन मुद्दों से गुमराह नहीं होगा। हाँ। ये भगवान की जाति बताने चले थे, लेकिन इन्हें यही पता नहीं कि मंगल के दिन रिजल्ट आने वाला है। और वो दिन किसका था? हनुमान जी का था। हाँ। तो हनुमान जी की जाति बता के हाँ। राम का आशीर्वाद कोई ले सकता है? हाँ। नहीं ले सकता है। हाँ। ये इस देश का कल्चर है। ठीक है, सोचना पड़ेगा ना बीजेपी को। आपने हनुमान जी की जाति बताई। 2 राज्यों में बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस हारी भी है। हाँ। मिजोरम में बिल्कुल सफाया हुआ है। 5 राज्यों में आपका सफाया हो गया। हाँ। 5 राज्यों में बीजेपी का सफाया हो गया। हमारा खाता कौन जीता कौन हारा, लेकिन 5 राज्यों में बीजेपी का सफाया हो गया। ठीक है। सलमान, राजस्थान में आप गए कैंपेनिंग में, कांग्रेस पार्टी के लिए आपने जमकर प्रचार किया। मुझे ये बताइए, जब योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा रैलियां राजस्थान में की और लगभग हर रैलियों में उन्होंने अली और बजरंगबली के नाम पर बांटने की कोशिश की, पोलराइज करके सोसाइटी को वोट लेने की कोशिश की, सीधा जो उनका बयान था वो इसी ओर इशारा करता था। क्या इसका असर नहीं हुआ? इस तरह की राजनीति को सिरे से खारिज किया जनता ने, आप ये मानेंगे? देखिए, योगी जी का कोई इंपैक्ट वहां नहीं था, क्योंकि योगी जी को तो यही सवाल किए जा रहे थे कि आप गोरखपुर में अपनी होम स्टेट सीट हार गए तो वहां राजस्थान में क्या करें। एक्चुअली बीजेपी का प्लान जो है बहुत खतरनाक, डेंजरस था इस मुल्क के लिए। और आज जो नतीजे आए हैं, मैं आज अभी जैदी साहब को दिखा रहा था जो हिंदुस्तान का नक्शा है, आप देखिए 2017 में पूरा सैफरन का ये बहुत डोल पीटते थे कि पूरा हमने 72% हिंदुस्तान पर, और आज वही देखिए आप, आंध्रा
का अलायंस इनके साथ था, चंद्रबाबू नायडू इनके साथ थे, आज वो भी कांग्रेस के साथ आए। हर दिन कोई ना कोई इस्तीफा देके जो है वो बाहर निकल रहा है। और राजस्थान में हालत क्या थी, देखिए किसान था, बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, ये बार बार 5 साल में इनको राम मंदिर याद नहीं आया, और आज ये राम के भक्त जो हैं बने हैं और अपने ही भगवान को गाली देते हैं। और आज कास्टिज्म, वो कहते हैं कि भाई हनुमान जो है दलित था। अरे किस आपने राजनीति को किस मोड़ पे लाया है? आप यही जवाब इनको मिला कि जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश में आपने देखा, जैसे राजस्थान में देखा, किस तरीके से इनको हार का सामना करना पड़ा। वो किस लिए? क्योंकि प्लान आप देखिए क्या था, राजस्थान को पोलराइज करने के लिए इन्होंने एक मुसलमान जो था जिंदा उसको जलाया, और इन्होंने शुरुआत ऐसे की कि हम यहां पोलराइज करें। लेकिन आज मैं सलूट देता हूं कि राजस्थान की जनता को एक होके बीजेपी को चेहरे पे थप्पड़ मारा है, और ये कम्युनल फोर्सेस के चेहरे पे थप्पड़ है कि हिंदुस्तान जो है, जो सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में कुर्बानियां कितने लोगों ने दी, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम हो, चाहे नेहरू हो, उनकी कुर्बानियों पे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं 4 साल से आया हूं तो मैंने हिंदुस्तान को बनाया। आज मोदी जी को आंखें खोलनी चाहिए, और ये वाला चश्मा जो मैंने पहना है वो मोदी जी को पहनना चाहिए, जो उनको अपने सिवा कोई दिखता नहीं था। आज जनता ने उनको दिखाया है कि आपके बगैर भी हिंदुस्तान को हम चला सकते। ठीक है, राजीव पांडे आप ही जवाब देंगे, निश्चित तौर पर आप ही जवाब देंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या अहंकार और कम्युनल पॉलिटिक्स को नकार दिया जनता ने? 2 बातें हैं, जहां तक पहले मैं मीम अफजल जी साहब का जवाब दूंगा, फिर अभी जो इन्होंने कहा है उनका जवाब देता हूं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस महागठबंधन की बात कर रही थी, चंद्रबाबू नायडू के साथ गए। अब आज ममता बनर्जी ने चंद्रबाबू को डंप किया, टीआरएस को फोन किया। अब ये जो महागठबंधन का चल रहा है ना, उस पर मैं ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहता हूं। अरे सुन लीजिए ना सर, आप फिर जब मैं बात कर रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला, सुनिए ना सर, सुनिए। ठीक है सर, अरे भैया रुक जाओ यार। अच्छा ठीक है, जहां तक बात है, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, और कम्युनल पॉलिटिक्स के सहारे ही 282 सीट जीती, 19 सरकार राज्य में सरकार बनी। अब ये बेबुनियाद आरोप है। अगर कोई एक घटना हुई है, उसमें किसी ने किसी को जलाया, वो आदमी या जेल के भीतर है, उसी सरकार ने अरेस्ट किया। तो इस तरीके से कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सब करवाया, नहीं, अली और बजरंग बली के नाम पर बांटने की कोशिश हुई है, उसके लिए बजरंग बली को क्यों लेकर आए? कारण क्या मतलब है? बोलते हैं आप क्या? नहीं, एक मिनट, सलमान बोला यहाँ मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए। ठीक है, कहां पर? यूपी में नहीं बोला, उत्तर प्रदेश में कहां मंदिर बननी चाहिए? अरे बिल्कुल बनेगा। अब आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? अयोध्या में वही मंदिर बनेगा, और अगर आप कांग्रेस को 400 सीट दिया तो भी वही मंदिर बनेगा। अच्छा ठीक है, कैसी बात कर रहे हैं? 400 सीट दे दीजिए राहुल गांधी, सरकार में आप हैं, आप एक सेकंड, 400 सीट आपको मिल जाएगा। 400 सीट अगर मिल जाए तो अरे आप में दामे तो बनाइए ना। अरे वहां एक मिनट, सलमान एक मिनट। राजीव, सवाल देखिए ये है ना, छत्तीसगढ़ में जब योगी आदित्यनाथ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी यहां सरकार बनवा दो, हमारे हाथ और मजबूत करो ताकि हम अयोध्या में राम मंदिर बनवा पाएं, तो ये जो बयान है, यानी उस मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने से बाज आप छत्तीसगढ़ में भी नहीं आ रहे हैं, जबकि ये सबको पता है कि कोई वास्ता नहीं है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनेगी तो आप कैसे राम मंदिर बनवा देंगे? भाई ऐसा है, ये राम मंदिर इसलिए कहा जाता है कि राम मंदिर पर सियासत आप कर रहे हैं, और राम मंदिर तो वहां है नहीं, और उसकी भव्यता प्रदान बहुत सारी सियासत राम मंदिर पर बात 5 लाख लोग आए थे 3 दिन पहले दिल्ली में। अरे राम मंदिर पे बनाने में किसने रोका आपको? सैफरन वेव दिखाने और कहा उन्होंने, ऐसा देखिए बात क्या कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे? बात क्या कर रहे थे? बात तो बाबरी मस्जिद से जामा मस्जिद पर चली गई वहां पर। मेरा क्या कहना है, उसी का जिक्र कर रहे हैं आप ना। आपको मैं कह रहा हूं कि देखिए अयोध्या ऐसे लोग दरअसल देश के दुश्मन हैं, नहीं है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो लोग देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपने जिक्र किया उसका। आप देखिए राम मंदिर में मत चर्चा कीजिए, जो चर्चा आप कर रहे हैं फ्रिंज एलिमेंट के लिए सब खंडन करते हैं, खंडन करते हैं ना, यही होना चाहिए। उस तरह के लोगों की, उस तरह के सोच के लोगों की हमारे समाज में कोई जरूरत नहीं। वो इसीलिए हुआ ना यासिर, वो इसीलिए हुआ ना, क्योंकि अब देश के मुसलमानों को ये फर्क नहीं पड़ता, वो कह चुके हैं, वो हर तमाम मुस्लिम संगठन ये कह चुके हैं कि भाई जो अदालत का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा, इसलिए अब बाबरी मस्जिद से जामा मस्जिद पे ले आओ डिस्कशन को। ये लोग हर जगह मौजूद हैं, चाहे वो इधर मौजूद हो चाहे वहां मौजूद। मैं मानता हूं दोनों तरफ देख लीजिए, मैं मानता हूं फ्रिंज एलिमेंट्स दोनों तरफ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी डिबेट है, लेकिन ऐसे लोगों को कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने बहुत अच्छा किया। राजनीति की बहस हो रही है, अब जोड़ेंगे तो अभी आपके सामने
एक जो ये समीर साहब, अरे कितना इस्तेमाल, अरे नहीं, राम मंदिर देखिए, राम मंदिर सलमान आस्था का केंद्र बिंदु है। आप उसको राजनीति में लेके आ रहे हैं, आप राम मंदिर लेके आ रहे हैं। छोड़िए जनाब, राम मंदिर मैं आपको बताता हूँ आज जीत पर चर्चा हो जाएगी। एक मिनट, बनाइए ना, कौन मना कर रहे हैं आप? लेकिन आप अहंकार में मत आइए, आप डराइए नहीं, एक मिनट बातों से लोगों को दुख मत पहुंचाइए। आप जीते हैं, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा माहौल ज्यादा ही गर्म हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। मीम अफजल साहब, आप ही से करूंगा शुरुआत। जिस टीवी चैनल पर भी जाइए ज्यादातर लोग वही बात कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है, नविश्ता है, दीवार है। मैं तो ये कहता हूं कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। जो आवाम की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है, ये समझ करके चलना चाहिए। अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से जो हैं वो बोल रहे थे कि हमारे आज प्रवक्ता जो हैं बड़े अहंकार में हैं। माफ़ कीजिए, ये अहंकार हमने कहीं दूर से नहीं, आप लोगों को देखा है करते हुए 4.5 साल, और हम देख रहे हैं कि आपका अब हशर क्या हो रहा है। तो अहंकार के नतीजे में आपका जो हशर हो रहा है, हम लोग कभी उस पर चलना नहीं चाहेंगे। दूसरी अहम बात मैं ये कहने वाला था कि भारतीय जनता पार्टी अब कल से सुबह से, बल्कि आज शाम से ये कोशिश कर रही है और कल से भरपूर कोशिश करेगी कि ये कहे कि ये जो है स्थानीय मुद्दे थे, उनके ऊपर चुनाव हुआ था, और ये हार जो है स्थानीय मुद्दों की हार है और स्थानीय लीडरों की हार है। यहाँ अभी काफ़ी देर बहस हुई राम मंदिर पर, उस तरह की चीज़ों पर। मैं तो उस पर बहस नहीं करूँगा, और ना मैं समझता हूँ कि बहस का वो मौजू होना चाहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक शैली है, वो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है, और उसका फायदा या नुकसान हो रहा है उसको खुद ही असेस कर लेना चाहिए। अब जो कुछ हुआ है, नहीं तो मीम अफजल साहब, आपके हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से जीत का सेहरा किसके सिर बनना चाहिए? जो आपकी स्टेट लीडरशिप है उसके सिर, या राहुल गांधी के सिर? देखिए, मैं तो समझता हूं सबकी कोशिश है, लेकिन राहुल जी सर्वे सर्वा हैं, सबसे ज्यादा उन्होंने मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको तो सभी लोग बोलेंगे, आप ही लोग बोलते हैं, मैं तो बाद में बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा मीडिया ने ये क्रेडिट उनको दिया है कि उन्होंने बहुत मुखर होकर के बड़े अच्छे तरीके से कैंपेन किया, बहुत बैलेंस होकर के बोले, बहुत अच्छी स्पीचेस की। उन्होंने जो हमले किए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जो क्रिटिसिज्म किया, वो बड़े ढंग से किया। ये सब बात आप बोलते हैं, हमें बोलने की आज जरूरत नहीं है। देखिए, ज़बान खल्क है, अपने आप बोल रही है। तो इसमें ये जो क्रेडिट की बात आमतौर पर हमेशा इलेक्शन के बाद होती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे राजीव से एक सवाल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेके क्या सचिन पायलट होंगे? नहीं, वो देखिए, मैं एक मिनट, हाँ बोलिए मीम अफजल साहब, बोलिए। मैं 1 मिनट, मैं आपसे गुजारिश कहूंगा, मैं वाकई नहीं समझ पाया कि पीछे क्या बात हो रही थी, क्योंकि इतनी जोर जोर से लोग आपस में लड़ रहे थे कि कम से कम बैठे हुए डिबेट में तो समझ में आए कि वो क्या बोल रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, जो भी डिबेट के अंदर बैठे हुए हैं, एक दूसरे की बात सुन लें। बिल्कुल, ये सही गुजारिश है। राजीव, जो जिक्र वो कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी की जो भाषा शैली थी, राहुल गांधी ने मर्यादा नहीं लांघी, राहुल गांधी ने पर्सनलाइज्ड अटैक नहीं किया। दूसरी तरफ हमने देखा बीजेपी ने जमकर कांग्रेस में गांधी परिवार को जमकर निशाना बनाया। नेहरू का बार बार जिक्र, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का बार बार जिक्र। क्या आपको लगता है कि 2018 का जो भारत है, जो जनता है, वो आज के मुद्दे सुनना चाहती है, आज के मुद्दे देखना चाहती है कि उन्हीं मुद्दों पर बात कीजिए? आज आप क्या करके देंगे, ये बताइए। यहां पर थोड़ा पीछे रह गए आप। समीर भाई, आपने कहा कि राहुल गांधी ने पर्सनलाइज्ड अटैक नहीं किया, तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने बिना किसी प्रूफ के उन्होंने कहा चौकीदार चोर है। जिस रफाल पर सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है, उसके बाद उन्होंने बंद कर दी, उनकी बोलती बंद हो गई रफाल पर। वो बाद में एंड में उन्होंने छोड़ दिया था रफाल को। और मैं क्या कह रहा हूं, बिना किसी प्रूफ के आज तक एक भी एफआईआर, एक भी करप्शन का केस, एक भी कैग का रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा चौकीदार चोर है। देखिए, जहां तक है कि आप चुनाव आज जीते हैं 2 स्टेट में, अरे आपकी सरकार है, हुजूर कौन करेगा? 1 मिनट जवाब, एफआईआर कौन करेगा? प्लीज सर, प्लीज सरकार बदलने दीजिए, बहुत एफआईआर हो जाएंगी। आप कह रहे हैं आपको मिला है समर्थन। अरे भाई, आपसे 600 वोट राजस्थान में अभी भी हमें ज्यादा मिला है।
हमारा समर्थन घट गया है, एक्सेप्टेड, हमारा समर्थन घट गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। लेकिन इसमें अगर आप कांग्रेस सरकार किसकी बन रही है दिख रही है तो मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सरकार किसकी बन रही है? पॉलिटिक्स में 2 महीने 3 महीने इज अ लॉन्ग टाइम, इवन देयर इज अ सेइंग कि अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम। आप इतने उत्साहित मत हो जाइए कि जितनी वोट आपको मिले हैं राजस्थान में उससे ज्यादा वोट अभी भी हमें मिला है। मध्य प्रदेश में हमको ज्यादा वोट मिला, हमसे ज्यादा उत्साहित तो आप हो रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा जो एक्सेप्टेड है वो एक्सेप्टेड है, आपका उत्साह नहीं है, उसके साथ मिजोरम बल्कि मायूसी दिखाई दे रही है गुस्से में। टीडीपी के साथ अलायंस, कम्युनिस्ट के साथ अलायंस करके भी आप तेलंगाना में जहां पर एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी वो वापस उससे भी ज्यादा मजबूती से आई है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, लेकिन इसमें मुझे कांग्रेस का कोई जीत नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय छत्तीसगढ़। तो आप ये जो संजय राउत साहब कह रहे हैं, जो शिवसेना कह रही है कि राहुल गांधी को अब 2014 वाला नेता समझने की भूल ना करें। राहुल गांधी जी को 2014 भूल क्या आप अभी भी करेंगे? नहीं, वो भूल आप अभी भी करेंगे। बता रहा हूं ना सर, 14 बोलिए, 12 बोलिए, 8 बोलिए, 9 बोलिए, राहुल गांधी जी तो वही रहेंगे। अब इस देश को सोचना है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह देश आगे जा सकता है, मोदी जी के नेतृत्व में। और पहले, उससे पहले जो महागठबंधन या ठगबंधन है वो पहले तय करे कि क्या राहुल वर्सेस मोदी जी चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, जनता के महागठबंधन का हिस्सा है। जैदी साहब बताइए ना, जैदी साहब, वही तो मैं कह रहा हूं। जैदी साहब बताइए, राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी क्या बढ़ी है आज के नतीजों के बाद? क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी तो अभी ऐसा मान नहीं रही, टीआरएस में नहीं मान रही है, मीटिंग बुलाई जाती है। टीआरएस तो खैर अलग ही कर देते हैं। समीर भाई आपने पूछा इस चुनाव का सेहरा किसके सर बनना चाहिए। आपको अटपटा लगेगा, मैं इस चुनाव का सेहरा उत्तर प्रदेश की जनता के सर बांधता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता जी, क्यों कि इन्हें अबीब अफजल साहब की बात से मैं सहमत हूं। इन्होंने ये कहा कि इन्हें अफजल साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुन लीजिए, मैं इन्हें मीम अफजल साहब सहमत उनकी बात से कि वो कहते कि इन्हें पहले से आभास हो गया था ये हार रहे हैं, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश को एक प्रयोगशाला के रूप में बनाना चाहा। वो जो जम्मे खबीर अयोध्या में जमा हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे भी नकारा। फिर उसके बाद इन्होंने एक यात्रा शुरू करी, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे भी नकारा। फिर उन्होंने बुलंदशहर के अंदर एक प्रयोगशाला और स्थापित की, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे भी नकारा। तो इस नफरत की राजनीति को अगर आपको सलूट करना है तो उत्तर प्रदेश की जनता को करना होगा, जो इनके भ्रम जाल में नहीं फंसे। दूसरे नंबर 1, मेरे मित्र कह रहे हैं कि बीजेपी की उपलब्धियां, आरबीआई के गवर्नर इस्तीफा देते हैं, कहते हैं कि आरबीआई को बचा लीजिए, पूर्व गवर्नर कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के 5 जजों में से 4 जज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को बचा लीजिए। चुनाव आयोग की ईवीएम, रात का डिनर बीजेपी के किसी नेता के होटल में करती है, सुबह को नाश्ता उसी होटल में करती है, फिर पोलिंग बूथ पे जाती है। उसके बाद सब जनता देख रही थी। तो इस देश के अगर लोकतंत्र को बचाना था तो परिणाम कुछ और होते। ये तो हमारे मित्र जो कांग्रेस के यहां बैठे हैं ये कुछ भ्रम में पड़ जाते हैं, ये नहीं सुनते, वरना तो इनका तो सफाया हो गया था गुजरात के अंदर ही, आसाम के अंदर ही, कर्नाटक के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। हर सवाल के जवाब कैसे दे सकते हैं? और देखिए रईस शेख साहब भी आगे समाजवादी पार्टी से इतनी देर से, अरे उनका लेना देना है भाई, मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हो सकते हैं। 4 जज जिन्होंने कॉलेजियम में आके गया, उसमें से आज एक चीफ जस्टिस है और दूसरे ने कहा कि हमें ऐसा लगा कि एक्स चीफ जस्टिस बाहर के प्रभाव में थे, फिर सारी चीजें ठीक भी हो गई, कुछ दिनों बाद सारी चीजें ठीक भी हो गई। वही से 4 में से एक। ठीक है रईस शेख साहब, ठीक है रईस शेख साहब, रईस शेख साहब, ये जो यूपी की जनता का धन्यवाद किया, अभी शुक्रिया अदा किया जैदी साहब ने, इस लॉजिक में क्या आप विश्वास रखते हैं कि वाकई इसमें कुछ दम है? और दूसरा सवाल ये कि एमपी में क्या समाजवादी पार्टी, बीएसपी ये क्या पहले साथ नहीं आ सकती थी? आपको लगता है अगर पहले साथ आ जाते तो आज ये दशा नहीं होती? देखिए पहले बिल्कुल साथ आ सकती थी और इसकी पूरी जवाबदारी जो है सेक्युलर पार्टीज को साथ में लेने की कांग्रेस की थी। मैं पहले तो कांग्रेस को बधाई दूंगा कि वो बीजेपी को हराने में कामयाब हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐतिहासिक एक जो अपॉर्चुनिटी थी कि सभी पार्टियों को एक साथ लाकर बीजेपी को उसकी औकात दिखाने की, वो हम खो चुके हैं। लेकिन आगे मुझे लगता है सभी सेक्युलर दलों को साथ में आना चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो हमेशा से क्लियर किया है कि बीजेपी को हराने के लिए हम हर चीज करने को राजी है, लेकिन
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को सभी सेक्युलर पार्टीज को साथ में लेके चलना चाहिए। आज एक अच्छा दिन है, भारतीय जनता पार्टी को हरा के सेक्युलर पार्टीज आगे आई हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोई यहाँ पर कह रहा था कि देश क्या मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है। देश मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ नहीं सकता, ये 4.5 साल में साबित हो चुका है। और आने वाले दिनों में जहां जहां सेक्युलर पार्टीज मजबूत है, लोग उसको विकल्प समझ के उसको वोट देंगे। ये आज के चुनाव से साबित हो गया। भारतीय जनता पार्टी की एरोगेंस, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जिस तरह से लोगों का बुरा हाल हुआ है, जिस तरह से देश पीछे गया है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को डैमेज किया गया है, इसका जवाब लोगों ने आज दिया है। मैं मानता हूं राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी क्या बढ़ी है इन नतीजों के बाद? जो आप लोग कतराते रहते थे राहुल गांधी को महागठबंधन का नेता स्वीकार करने में, वो क्या आप कर पाएंगे इन नतीजों के बाद? ये सवाल है। तकलीफ मत लीजिए, महागठबंधन को क्या करना है वो आपकी तकलीफ नहीं है। महागठबंधन जब बनेगा उसका नेतृत्व कौन करेगा? महागठबंधन में एक से एक नेता है, कद्दावर नेता है। यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है जनाब। तकलीफ तो हम सबकी है कि 2019 में क्या होने वाला है, ये तकलीफ तो हम सबकी है। देखिए आप लोग चिल्ला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनके यहाँ तो लड़ाई अभी अपने चाचा से तो निपट अगर तकलीफ नहीं होती तो आप क्यों बैठे होते हैं? चिल्लाएंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, उनका बात करने का तरीका है, लेकिन छीन सकते हैं तो ये तो छोटी बात है। ठीक है। और क्या रईस शेख साहब ये बताइए कि जो अगर महागठबंधन का हम जिक्र करते हैं तो 2019 के महागठबंधन में जो हाल आप लोग कांग्रेस पार्टी का यूपी में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही तो किया मध्य प्रदेश में आपके साथ कांग्रेस पार्टी ने। तो क्या गलत कर दिया? और ऐसे हालात में आप लोग साथ कैसे आएंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन जब बनेगा, कभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि कांग्रेस को नहीं लेके चलेंगे। ये विकल्प हमेशा खुला रहेगा और समाजवादी पार्टी की ये कोशिश रहेगी हमेशा कि सभी दलों को साथ में लेके चले, क्योंकि सबका एक कॉमन गोल होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जो है हराना। और आप ये अगर सोच रहे हैं कि कहीं कोई विभाजन होगा, किसी तरह से महागठबंधन अलग बनेगा, बिल्कुल नहीं। देश में मुझे लगता है कि जो कोशिश चल रही है वो सभी पार्टियों को एक साथ ले जाने की कोशिश चल रही है। और आज ये जरूरी भी है, इसलिए जरूरी है कि आपने देखा कि जिस तरह से आरबीआई के गवर्नर ने रिजाइन कर दिया। आज आनंदो 2019 में अब चुनौती कुल मिलाकर बड़ी हो गई ना बीजेपी के लिए इन नतीजों के बाद। जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये जो स्टेट इलेक्शंस है वो सिर्फ स्टेट इलेक्शंस तक ही सीमित रहेंगे, क्योंकि जिन मुद्दों की वजह से बीजेपी की हार होती हुई नजर आ रही है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, वो है महंगाई की मार, वो है जीएसटी की मार, और सबसे बड़ी वजह है किसानों की समस्याएं, जिसमें रूरल बेल्ट में बीजेपी को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सभी जो मुद्दे हैं वो नेशनल लेवल के हैं। और जब आप ऑपोजिशन लीडर्स के रैलियों को देखेंगे, यहां तक कि मनमोहन सिंह ने भी जब इंदौर में रैली किया तो उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि 2014 में 2 करोड़ जॉब क्रिएशन की बात की गई थी। लेकिन आज लेबर ब्यूरो का क्वार्टरली सर्वे बताता है कि सिर्फ चंद हजार जॉब क्रिएट हुए हैं। और इन सब चीजों का, इन तथ्यों का लोगों पर इंपैक्ट हो रहा है। और ऐसे में अगर बीजेपी सोचती है कि योगी आदित्यनाथ को पैराशूट करके वो लाएंगे और योगी आदित्यनाथ कहेंगे कि हम हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करेंगे, इससे चीजें उनके फेवर में हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। इस इलेक्शन से ये स्पष्ट हो गया। राजीव पांडे साहब, कोई नहीं चाहता कि हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर कर दीजिए, करीमनगर को करमपुरा कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर तुम्हें नाम बदलवाना है तो बीजेपी को वोट करो। एक सीट मिली वापस, एक सीट मिली, तो इस तरह के बयान क्यों देना? ये सीख भी तो है ना। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इलेक्शन कैंपेन में अगर देख लिए 4.5 साल में हमने क्या काम किया है, हम उसके बेसिस पे गए थे। चुनाव में हमको सफलता नहीं मिली। 2 स्टेट की हालत है आपके सामने है, लेकिन आप तेलंगाना में भी देखिए एक सीट, मेरी बात सुनिए ना, तो इस तरह के बयानों का असर हुआ या नहीं हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जहां तक है हैदराबाद, अरे सर सुन लीजिए जी, हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करना है या नहीं करना है, जब वहां सरकार बनेगी उस समय लोग सोचेंगे। और उसमें करना है, उसके पीछे क्या कारण है मैं उसके डिबेट में क्या वोट लेने का एजेंडा हो सकता है क्या? अगर किसी सरकार को ऐसा लगता है पॉपुलर परसेप्शन में कि एक आदमी जो फैजाबाद का जैसा नाम बदला गया, या मुगल सराय, कि क्या मुगल सराय किस चीज के लिए था, तो वो उस सरकार का ये
उसके डिस्क्रिप्शन में आता है, बिल्कुल हो सकता है, वो सरकार का फैसला है, उसमें मत जाइए, वो सरकार का फैसला है। लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूं, मैं इसलिए जा रहा हूं, समीर भाई जब डिबेट कर रहे थे तो आप ऐसा लग रहा है जैसे मीम अफजल जी और समाजवादी पार्टी के बीच में आप आर्बिट्रेटर का काम कर रहे हैं कि आप दोनों मिलकर लड़िए, तो आप भी लड़ लीजिए। अभी आप ऐसा लग रहा था कि आपने नहीं दिया, मुगल गार्डन का नाम भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के इशू पे जाएगी। अरे मुगल गार्डन जाते हुए नजर क्यों नहीं आते फिर आप? चुनावों में जो आपने काम किया है 4.5 साल में वो गिनाइए ना। मोदी जी ने गिनाया, हर रैली में गिनाया। तो मोदी जी की रैलियां कम कर दी आपने, योगी आदित्यनाथ की बढ़ा दी। नहीं सुनिए, ये क्या एजेंडा था? बता रहा हूं, ये क्या एजेंडा था? कमलनाथ ने जाकर के कहा कि 90% मुसलमान का वोटिंग मिनिमम होना चाहिए, फिर भी चुनाव जीते नहीं, अलग बात है। आपने जाकर के हर जगह आपने कास्टिज्म को बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज देखिए ये विषय है नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आपने गुजरात मॉडल क्या किया, आपने तेलंगाना में अलग एक रिलीजन बनाने की कोशिश की, और आप उसमें तात्कालिक रूप में ऐसा लग रहा है, मैं आज नहीं कहना चाहता था इस विषय को, कि कास्ट को जो ब्रेक करने का काम है कि एक कास्ट को दूसरे कास्ट से लड़ रहा है, कांग्रेस इसमें थोड़ी सफलता प्राप्त की है। और अच्छा है कि मुस्लिम मेरा वोट बैंक है, वो तो पॉकेट वोट बैंक है, जबकि अब ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन अभी भी कहते नहीं ना आप लोग, कहते नहीं, ऐसा नहीं। अरे फिर आपने मेरा कहना है, कहते हैं आप तो कहते हैं अली वाले कांग्रेस के साथ ही रहे, आप कहते क्या? आप कहते ही हैं कि अली वाले कांग्रेस के साथ ही रहे, बजरंग बली हमारे लिए पर्याप्त है। इस तरह के स्टेटमेंट जब आप देंगे फिर कैसे वो कैसे के बारे में आप बार बार नहीं बोल रहे हैं? कमलनाथ योगी जी के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, कमलनाथ इलेक्शन था, कमलनाथ के इलेक्शन। अच्छा, कमलनाथ जी का बयान जो था वो इन सारे बयानों की शील्ड था। कमलनाथ आप लोग कुछ भी कह दें, चुनाव में हिंदू मुस्लिम की बात इस चुनाव में शुरुआत की कमलनाथ जी ने, ठीक है, मध्य प्रदेश से। और अगर 1% या 0.5% वोट भी अगर राजस्थान में होता और मध्य प्रदेश में, तो तस्वीर कुछ और होती। वोट के मामले में हम अभी भी आगे हैं, लेकिन हम हारे हैं चुनाव में। एक सवाल मुझे समीर भाई, एक छोटा सा सवाल मैं जोड़ रहा हूं इसमें। पहले बीजेपी वाले ये तो किसी देवता के पुत्र हुआ करते थे, और बीजेपी के नेताओं का इतना विकास हो गया, खुद ब्रह्मा का चैलेंज करने लगे कि हम भगवान हैं। जहां नहीं है वहां भी नहीं है। योगी जी ने भगवान होने का ऐलान कर दिया भाई, एबीपी न्यूज पे किया है। तो अब तो ये भगवान जो हो गया वो दलित हो गए, और बीजेपी के भगवान हो गए। नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं। भाई जो ऑन रिकॉर्ड है उसी पर बात रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ प्लीज। एबीपी न्यूज के चैनल का जहां मैं नहीं वहां हूँ, आज आप हम हर जगह है अनफिट है। आप पानी पी लीजिए, थोड़ा दिमाग को ठंडा। काम है झूठ बोलना, आप झूठ बोलते रहिए। आप योगी जी के बारे में बोलिए। हो गया। एक सलमान, देखिए, सबसे पहले मैंने आज ट्वीट भी किया है कि भाजपा गुजरात में इन्होंने धर्म को लाया, नेशनलिज्म को लाया। मैंने तो ट्वीट ये किया कि मोदी जी धर्म को नहीं लाए। नहीं, कमलनाथ उस मीटिंग में क्या कर रहे थे? कमलनाथ देखिए वीडियो आया, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मुसलमानों को ताकीद करते हुए नजर आए ना। बीजेपी ने उसी को मुद्दा बनाया, उसी को मुद्दा बनाया। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, कांग्रेस को वोट देने। झूठ मत बोलिए। उन्होंने क्या, आपके प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि यहाँ कब्रिस्तान बनना चाहिए या शमशान बनना चाहिए। कमलनाथ ने ये बात नहीं बोली। प्रधानमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। तो उस बयान की भी तो आलोचना हुई ना, यूपी इलेक्शन का। आज आप हार गए, फिर झूठ यूपी इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं। कब्रिस्तान शमशान, दिवाली, होली, ये सब यूपी इलेक्शंस के बयान है। लेकिन लिए था वो बयान, तो यहां भी होगा। मीम अफजल साहब फोन पे लग गए। यासिर, ये बताइए कि कमलनाथ के बयान को क्या आप बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि भाई ये बयान हमें फायदा पहुंचा सकता है, इसीलिए उसको इतना तूल दिया गया और उसमें 4 बयान और जोड़ के फिर क्या ये क्यों? और उसके सबकी दलील ये थी कि कमलनाथ ने तो ये कहा ही नहीं। जब इस तरह का झूठ बोला जाता है कि यूपी के भगवान बता रहे हैं और ये कहा जाता है, अभी तो अरे आपने ये नहीं कहा, अरे आपने ये नहीं कहा कि यूपी उसकी वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान। अरे भगवान कर दिया। मैं जानता हूँ एजेंडा लेके आप बैठते हैं। सुन लीजिए, ये तरीका नहीं है, ये
तरीका नहीं, धर्म की बात, धर्म की बात। देखिए चुनाव अभी आपने क्या कर दिया, आज अभी भी टैली में आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस पीछे चल रही है। अभी जो फाइनल टैली आ रही है, फाइनल टैली आ रही है, आप 109 पे है और बीजेपी 110 पे, फाइनल टैली है। आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। आप ठीक है कि आप चुनाव जीते, आप चुनाव जीते मध्य प्रदेश, आपने तो हिंदू मुस्लिम करवाया, हिंदू मुसलमान आप कराते हैं, आप 111 और 110, 111 बीजेपी 110 कौन, देख लीजिए अभी भी आप पीछे चल रहे हैं। फंसा हुआ है मामला, मध्य प्रदेश में फंसा हुआ है। मैं बार बार ये कह रहा था, आप तो अभी ये क्लियर कर पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनेगा और राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मीम अफजल साहब, भाई एक मिनट आराम से। मीम अफजल साहब, मध्य प्रदेश में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से 15 साल का शासन, इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान को हरा नहीं पाए आप लोग? मामला फंसा हुआ है और राजस्थान भी एक सीट कम है। मीम अफजल साहब, कहां चूक हुई? देखिए मुझे कहीं दूर दूर तक फंसा हुआ नहीं लग रहा है मामला। सरकार बनेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और ये जो बहस कर रहे हैं कि कमलनाथ जी का बयान और फलाना और ढिमका, देखिए जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के अंदर जो मीटिंग्स करती हैं पार्टियों के लोग आपस में, वो यकीनन अपने वोट बैंक के ताल्लुक से जो भी वोट उनको डालने वाले लोग हैं उनको संगठित करने की, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने की तलकीन करते हैं। वो कर रहे थे, कोई जुर्म तो किया नहीं है, वरना तो इलेक्शन कमीशन ही उनसे पूछ लेता कि आपने ऐसा क्यों किया है। आपको इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करना चाहिए था, वो कहना चाहिए था कि ये इलेक्शन रूल्स के खिलाफ कोई बात की है। उन्होंने कोई इलेक्शन रूल्स के खिलाफ बात नहीं की। मेरी समझ में एक बात नहीं आती को तो फिर योगी आदित्यनाथ से भी पूछना चाहिए था, उस पर आप लोगों ने सवाल उठाए ना। सुन लीजिए, मैं अभी आ रहा हूं, जो सवाल उठाए हैं उसके बारे में पूछ लीजिएगा मुझसे। देखिए मैं एक बात बता दूं, अभी यहाँ पर कई लोगों ने जिक्र किया योगी जी का। योगी जी को एक प्लानिंग के साथ यहाँ भेजा गया था। ये दिखाई दे रहा था कि ये स्टेट्स हार रहे हैं, इसीलिए वहां से मोदी जी को विड्रॉ करके योगी जी को लगाया गया। योगी जी अगले प्राइम मिनिस्टरशिप के दावेदार बनने वाले हैं, ये कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के ही कहते हैं। लिहाजा उनकी जो प्राइम मिनिस्ट्री का दावा है उनको बाकायदा इस पूरे कैंपेन में इस्तेमाल करके उनको जाये किया गया है। इससे साफ जाहिर हो गया कि योगी जी कोई एसेट नहीं है, स्टार कैंपेनर नहीं है, बल्कि डिस्ट्रॉयर हैं। वो जहां जाएंगे नाश कर देंगे, और वो उन्होंने नाश किया है। तो उससे एक बात तो ये हुआ है कि कुछ लोगों को, जो इंटरेस्टेड लोग हैं इस पार्टी के अंदर, उन्होंने योगी जी को ठिकाने लगा दिया है। और सीट वो कर्नाटका में उन्होंने प्रचार किया। कुछ अरसे के बाद मैं समझता हूं कि वो इनको इस काबिल भी नहीं छोड़ेंगे कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। रहने दीजिए, वो आपके एडवाइस की जरूरत नहीं है कि योगी जी लायबिलिटी है कि एसेट्स है। मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं तो नहीं बोल रहा था। जी मैं जब आप बोल रहे थे मैं तो नहीं बोल रहा था। गांधी जी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता आज अब आप मुझे बीच बीच में टोक रहे हैं बोलने के तो आपको अगर बोलने का शौक है, मुझे बोलने का शौक नहीं है। मेरा ख्याल है समीर साहब आप इनसे तकरीर करा लें। ये फंक्शन, ये जो है डिबेट नहीं हो रही, आप अपनी वो तकरीर करना चाहते हैं, उनको तकरीर करने का मौका दे दीजिए, हम सुन लेंगे। जी नहीं, आज तो आप बात कंप्लीट होने कर देते हैं। आज आप चुनाव जीते हैं 2 राज्यों में। अगर ये तरीका है तो मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह की डिबेट में बैठने का जिसके अंदर आप सिर्फ शोर शराबा करते रहे। लोग आजकल इसको पसंद नहीं करते हैं। आप अपनी भी इमेज खराब कर रहे हैं और डिबेट की भी इमेज खराब कर रहे हैं। जी बोलिए सवाल पूछिए, क्या कंप्लीट कर लीजिए। जी अब राजीव नहीं बोल रहे हैं बीच में। नहीं, मैंने तो बता दिया कि योगी जी को एक प्लानिंग के तहत वहां लगाया गया था। उनको जाया करना था, उनको खर्च करना था। ठीक है, उनके बारे में बताना था कि वो कोई चुनाव नहीं जीता सकते। योगी आदित्यनाथ के जो गोरखपुर हार सकते हैं तो फिर वो कहां 3 स्टेट्स जिताते फिरते भाई। असर पड़ा नहीं समीर भाई, योगी जी का तो प्लानिंग बता दी, लेकिन मैं कांग्रेस की तरफ थोड़ा जाना चाहता हूँ। राहुल गांधी अपनी टीम के बेहतरीन कैप्टन है। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं और इसे मानता भी हूं, बेहतरीन कैप्टन है। लेकिन मीम अफजल साहब ये आपके लिए है, लेकिन कांग्रेस के अंदर इतने कंस हैं, इतने कंस हैं कि बेचारा राहुल गांधी किस किस का वध करे।
हम तो बलराम बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी के अपने कंसों को मारना पड़ेगा, जिसका परिणाम आज ये नजर आ रहा है कि बीच में फंसा हुआ है चुनाव। अगर हमारी सुनते और राहुल गांधी अपने कंसों का मुंह बंद रखते तो परिणाम कुछ और होता देश के अंदर। लेकिन ये तो कांग्रेस को समझना है। अच्छा, साहब समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, आपकी कितनी सीट आई पूरे तीनों पांचों राज्यों में? सुन लीजिए, अब मैं आपको सच्चाई बताऊं, मॉरल सपोर्ट देने बताइए। मध्य प्रदेश मॉरल सपोर्ट है, राजस्थान में किसका था? अब मुझे बताइए किसान आंदोलन किसका था? अरे आपकी अगर हमारा आंदोलन किसका था? हमारी मॉरल सपोर्ट फायदा किसे पहुंचता है? समझ गए? हमारे लिए देश बड़ा है, देश सर्वोपरि। की सीट कितनी है? देश सर्वोपरि। अरे देश तो सबके लिए सर्वोपरि है। अब आप हमें बताइएगा, चाइना के घुसपैठियों से जिन्होंने सलमान, आज कुछ कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि अब तो 2019 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और लाल किले से झंडा 15 अगस्त को वही फहराएंगे। इस तरह की बात भी हुई। सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो उन्हें, वो ये कह रहे हैं कि बुरे दिन जाने वाले हैं, राहुल गांधी आने वाले हैं। तो ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, या फिर वाकई सेमीफाइनल के नतीजों ने आप लोगों को इतना बूस्टअप कर दिया? देखिए, वही सिद्धू जो भाजपा से मिलके आए थे, ये भी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं भाजपा के नेता और कहते हैं कि ये मोदी जी की वजह से हम जीतते हैं। पंचायत चुनाव या म्युनिसिपैलिटी चुनाव, तो राहुल गांधी जी जब कोई कांग्रेस हारती है सीट तो बोलते हैं कि राहुल गांधी पे ब्लेम आ गया। अभी इनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा राहुल गांधी, लेकिन वो बहुत काबिल आदमी है। उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला मुझे पप्पू बोलो क्या भी बोलो, क्योंकि वो खानदानी आदमी है। अच्छा, वो खानदानी आदमी है जिसने दुनिया देखी है, पढ़ा लिखा आदमी है, जो विदेश में इंटेलेक्ट करता है। अरे आपके प्रधान सेवक तो 5 साल में मीडिया को फेस नहीं कर रहे, पर्दे के पीछे छुपते हैं। मैं गारंटी देता हूँ इतनी तारीफ करने के बाद भी, इतनी तारीफ करने के बाद भी आपको प्रवक्ता नहीं बनाएंगे। ये ध्यान रखिए, आपको नहीं बनाएंगे प्रवक्ता। ठीक है, प्रवक्ता नहीं बनाएंगे राहुल गांधी, नहीं बनाएंगे। मीडिया से छुपते हैं। आप इतनी तारीफ, आप तारीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सवाल करते हैं, लेकिन अपने बनाएंगे प्रधानमंत्री जो है मीडिया से छुपते हैं। अरे कोई नहीं, जनता से छुपते हैं। अरे तो सामने आओ ना। देखिए कितना अच्छा बोलते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा बोलते हैं। कोई मैसेज जाना चाहिए कि सलमान तो चला गया होगा ना, प्रवक्ता बनाए, चला गया होगा ना, चला गया होगा। इतनी बटरिंग कर रहे राहुल गांधी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सलमान निरानी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाइए। अच्छा, एक मिनट अरे क्या बात कर रहे हैं? ये देश बचे, अरे ये देश बचा हुआ है। ठीक है, आखिर में मीम अफजल साहब, अब सीएम कौन बनने जा रहा है ये तो बता दीजिए। बिना इस सवाल के चर्चा अधूरी रह जाएगी। सचिन पायलट या अशोक गहलोत? आएगा, अभी पहले गठबंधन बनेगा, प्रोसेस होगा, इलेक्शन जीतेंगे और उसके बाद पीएम भी बनेगा। कोई ना कोई तो बनेगा इस देश नहीं, राजस्थान में तो जीत गया, बिल्कुल तय है, मोदी जी अगले प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। अच्छा, नहीं, आपके हिसाब से आपकी पसंद कौन है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? आप मानते हैं कि जो नौजवान नेतृत्व है उसको आगे बढ़ना चाहिए? पायलट उप सीएम होंगे। देखिए, मेरी अशोक गहलोत मेरी जाति कोई पसंद नहीं है और मैं एक प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ बैठा हुआ हूँ, इसलिए मेरी कोई जाति पसंद हो मैं ये यहाँ बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए ना, वो मुकम्मल हो जाएगा 2-3 दिन में। आप लोग पता नहीं कितने दिन से ये नाम पूछ रहे हैं, आज भी पूछ रहे हैं। अब जब इतना इंतजार किया आपने 2-3 दिन और सही। चलिए ठीक है, मीम अफजल साहब, कोई बात। मीम अफजल साहब, ठीक है, एक सवाल छोटा सा। मीम अफजल साहब, आप कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हैं, आप सीएम तक का नाम नहीं बता पा रहे हैं जी। आप बहुत कद्दावर नेता हैं माशाल्लाह, आपकी बहुत जबरदस्त। राहुल गांधी भी सुनते होंगे आपको। आप तो कम से कम ये बताइए कि राजस्थान का सीएम कौन है? अरे भाई, अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ कौन सा सीएम फेस था आपका? ठीक है, छोड़िए ना, मैंने जिससे सवाल किया उसका जवाब देने दीजिए उनको। मैंने कहा ना, जब आपने इतना इंतजार किया है, चलिए हम समझते हैं 2-3 दिन और इंतजार की मजबूरी, स्पोक्स पर्सन की मजबूरी, ऐसे आप अभी नाम नहीं ले सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का फिलहाल इस डिबेट में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस डिबेट में मेरे साथ बस इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा जल्दी, तब तक के लिए शब बखैर।